हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईएससीएस के इंग्लिश के प्रैक्टिस सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज फिर से हम इंग्लिश के ऑलमोस्ट सारे सेक्शंस को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन। दोस्तों, आज का पहला सवाल है सेंटेंस इंप्रूवमेंट से। सवाल है, इट इज़ एन इम्पॉसिबल टास्क टू कैलकुलेट नंबर ऑफ क्रिएचर्स लिविंग ऑन अर्थ। तो जो बोल्ड एंड अंडरलाइंड है लिविंग ऑन अर्थ, इसे इम्प्रूव करना है। ऑप्शंस आर लिविंग इन अर्थ, लिविंग ऑन द अर्थ, लिविंग एट द अर्थ और नो इम्प्रूवमेंट। दोस्तों, हम देखते हैं यहाँ पे लिविंग ऑन अर्थ। अर्थ क्या है दोस्तों? एक हेवनली बॉडी है, और जो भी हेवनली बॉडीज होते हैं उसके पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। द सन, द अर्थ, द मून, ये क्या है? तो यहाँ पे क्या लगेगा? द लगेगा। कहने का मतलब है कि आंसर बी विल बी द राइट ऑप्शन। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। देयर वॉज टू मैनी पीपल ट्राइंग टू गेट इन टू द फुटबॉल स्टेडियम। जो बोल्ड एंड अंडरलाइंड है देयर वॉज टू मैनी पीपल, इसको इम्प्रूव करना है। ऑप्शंस आर देयर वॉज टू मच पीपल, देयर वर टू मैनी पीपल, देयर वर टू मच या नो इम्प्रूवमेंट। तो दोस्तों देखिए, देयर के केस में ये जो वॉज होता है ये किसके हिसाब से लगता है? इस सब्जेक्ट के हिसाब से लगता है दोस्तों, मेनी पीपल। तो ये क्या है? प्लूरल नंबर है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? प्लूरल वर्ब होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मेनी पीपल काउंटेबल है तो यहाँ पे मेनी ही लगेगा। तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, देयर वर टू मेनी पीपल। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। नो सोर्स ऑफ एनर्जी इज सो चीप as the solar energy in the present age of energy crisis। तो बोल्ड एंड अंडरलाइंड जो है नो सोर्स, इसे इंप्रूव करना है। ऑप्शंस आर नो अदर सोर्स, नन सोर्स, नो वन सोर्स या फिर नो इम्प्रूवमेंट। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। नो सोर्स ऑफ एनर्जी इज सो चीप एज द सोलर एनर्जी। दोस्तों इसमें देखते हैं सो चीप एज सोलर एनर्जी, तो यानी कि सोलर एनर्जी से इसको कंपेयर किया जा रहा है। सो लगा है, चूंकि ये नेगेटिव में है तो यहाँ पे सो लग सकता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब हम कंपैरिजन करते हैं, भले ही वो हम किससे करें? पॉजिटिव डिग्री से कर रहे हैं, एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज लगा के, या सो प्लस पॉजिटिव डिग्री और एज लगा के प्लस जिससे कंपैरिजन करते हैं वो, फिर भी यहाँ पे हमें क्या डालना पड़ता है? एक दो ग्रुप बनाने के लिए, तो जिसमें हम एक अदर डाल देते हैं तो दो ग्रुप का बोध होता है। नो अदर सोर्स ऑफ एनर्जी इज सो चीप एज द सोलर एनर्जी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, नो अदर सोर्स। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। Again for sentence improvement, even though she lost the beauty contest, she was still more prettier than other girls। जो बोल्ड एंड अंडरलाइंड है मोर प्रीटियर देन, इसे इंप्रूव करना है। ऑप्शंस आर मोस्ट प्रीटियर देन, मोस्ट प्रीटियर टू, प्रीटियर देन और नो इम्प्रूवमेंट। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इसमें क्या इंप्रूव करना है। इवन दो शी लॉस्ट द ब्यूटी कॉन्टेस्ट शी वॉज स्टिल मोर प्रीटियर। दोस्तों दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। मोर भी कंपैरेटिव है और प्रीटियर भी कंपैरेटिव है, तो हम यहाँ से मोर को हटा देंगे। अगर हम प्रीटियर को हटाते हैं तो फिर ये सेंस नहीं आता है इसका। मतलब क्या है ज़्यादा? तो यहाँ पे प्रीटी है ज़्यादा, खूबसूरत ज़्यादा है, तो प्रीटियर रहेगा। मोर यहाँ से हटेगा तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 5।
Rohan was born of poor parents but brought up in an affluent family. तो दोस्तों ऑप्शंस आर बॉन्ड, बॉन्ड्स, बॉर्न या नो इम्प्रूवमेंट। दोस्तों चलिए देखते हैं रोहन वॉज बॉर्न ऑफ पुअर। तो यहाँ पे बॉर्न का मतलब यहाँ पे मतलब आ रहा है कि रोहन जो है एक कितने पुअर पेरेंट्स के यहाँ जन्म लिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे बर्थ से मतलब है, तो जो बर्थ से मतलब होता है उसका होता है BORN, बॉर्न। और जो बियर का पास्ट पार्टिसिपल होता है, बियर का जो पास्ट पार्टिसिपल होता है उसे क्या कहते हैं, BORNE, बॉर्न कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये बियर वाला नहीं है, ये क्या है, बर्थ वाला है। ठीक है, जो बर्थ वाला बॉर्न होगा तो इसमें ई नहीं लगता है। ठीक है दोस्तों, ये एक एडजेक्टिव है। तो रोहन वॉज बॉर्न बिना ई वाला होगा, तो रोहन वॉज बॉर्न ऑफ पुअर पेरेंट्स। ठीक है, और इस बियर का मतलब इसका होता है बॉर्न पास्ट पार्टिसिपल है, और इसका मतलब होता है स्प्रेड होना भी। ठीक है, जैसे कहते हैं एयर बॉर्न डिजीज है, वाटर बॉर्न डिजीज है, तो यहाँ पे ये BORNE है जो हवा से फैलता है, पानी से फैलता है। ठीक है दोस्तों, तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर C, BORN, बॉर्न। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 6, द क्वेश्चन फ्रॉम कॉमन एरर। Although the rooms are in need of repair, but the owner does not take any notice of their conditions. दोस्तों चलिए देखते हैं इसमें एरर कहाँ है। Although there are rooms, their rooms are in need of repair, but the owner does not take any notice of their conditions. दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे, जब यहाँ पे although लगता है तो इसके बाद वाले क्लॉज में कभी भी बट नहीं लगाते हैं हम लोग। ठीक है, कुछ भी नहीं लगाइए, और नहीं तो क्या लगाए, येट लगाए। अगर यहाँ पे सिंपल कॉमा दे के भी काम पे चला सकते थे। अगर कॉमा देने के बाद अगर आप कुछ ऐसा कॉन्ट्रास्ट शो करना चाहते हैं, अगर नहीं भी लगाते हैं देन इट इज ओके। अगर आप लगाना चाहते हैं तो यू कैन ओनली यूज येट, YET, टू शो द कॉन्ट्रास्ट इन द सेंटेंस, इन द मीनिंग एक्चुअली। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर B, वेयर but will be replaced with yet. Now look at question number 7 again from common error. The matter was so critical that it was difficult for everyone to resolve upon such a limited time. दोस्तों चलिए देखते हैं इसमें एरर कहाँ है। द मैटर वर सो क्रिटिकल दैट, नो प्रॉब्लम, इट वॉज डिफिकल्ट फॉर एवरीवन, नो प्रॉब्लम, टू रिजॉल्व अपॉन सच ए लिमिटेड टाइम। दोस्तों यहाँ लिमिटेड टाइम है, तो लिमिटेड टाइम के अंदर इसे रिजॉल्व करना डिफिकल्ट था, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, रिजॉल्व के बाद अपॉन ना लगा के क्या लगाएंगे दोस्तों, विद इन अ लिमिटेड टाइम हो जाएगा, समय के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो द मैटर वर सो क्रिटिकल दैट इट वॉज डिफिकल्ट फॉर एवरीवन टू रिजॉल्व विद इन सच ए लिमिटेड टाइम। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर C, वेयर अपॉन विल बी रिप्लेस्ड विद within. Now look at question number 8. Again from common error. Only every wealthy tourist can afford to stay at Imperial Hotel. दोस्तों चलिए देखते हैं इसमें एरर कहाँ है। ओनली वेरी वेल्दी टूरिस्ट कैन अफोर्ड, ठीक है, टू स्टे एट इम्पीरियल होटल। दोस्तों ये इम्पीरियल होटल जो है ये एक होटल का नाम है। ठीक है दोस्तों,
और जब होटल का नाम होता है तो उसके पहले हम लोग क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, ठीक है, आर्टिकल लगाते हैं, ठीक है। चूंकि खास होटल की बात की जा रही है तो किस होटल की बात कर रही है हम लोग, तो खास होटल का नाम है इंपीरियल, इसलिए उसके पहले एक डिटरमाइनर, एक द लगाने की आवश्यकता है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, वेयर डी विल बी यूज्ड बिफोर इंपीरियल होटल। Now look at question number 9, again from common error. The institute imparts training in the French. So friends, let's find out the error in this sentence. The institute imparts training in the French. मतलब इंस्टीट्यूट जो है वो ट्रेनिंग फ्रेंच भाषा में देता है। तो जब भाषा की बात हो, फ्रेंच का मतलब यहाँ पे लैंग्वेज की बात हो, तो उसके पहले हम लोग आर्टिकल दी नहीं लगाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे दी, यहाँ पे क्या करना है, रिमूव करना है। तो आंसर सी विल बी द राइट आंसर, राइट ऑप्शन। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 10. There were exceptional good orators, so all of us listened to them very attentively. This question is also from common error, so let us find the common error in the sentence. They were exceptional good orators. तो दोस्तों चलिए हम लोग देखते हैं, इसमें फाइंड आउट करते हैं। ओरेटर्स क्या है, ये नाउन है दोस्तों। गुड क्या है, एडजेक्टिव है। ओरेटर नाउन है, तो इसके पहले ऐसा वर्ड हो जो कि क्या करता हो, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता हो। तो ये होना क्या चाहिए, एडवर्ब होना चाहिए दोस्तों। क्या होना चाहिए, एडवर्ब। और एक्सेप्शनल है क्या, ये एडजेक्टिव है। तो इसमें एल वाई लगाएंगे तो काम चल जाएगा दोस्तों, एडवर्ब में चेंज हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको एल वाई लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, दे वर एक्सेप्शनली गुड orators, so all of us listen to them carefully. So answer would be option number A, where exceptional will be replaced with exceptionally. Now look at question number 11, the question from idioms and phrases. To strain every nerve, इसका मीनिंग फाइंड आउट करना है दोस्तों। The options are to make utmost efforts, to feel weak and tired, to be a diligent worker, to be mathematical in work. दोस्तों इसका मीनिंग होता है टू स्ट्रेन एवरी नर्व। इसका मतलब होता है कि सारे प्रयास करना, सारे एफर्ट कर डालना दोस्तों, ठीक है। तो इसमें मीनिंग आप देख लीजिए क्या है, टू मेक अटमोस्ट एफर्ट्स एक आंसर हो सकता है। आगे भी ऑप्शंस देख सकते हैं। टू फील वीक एंड टायर्ड नहीं होगा। टू बी डिलीजेंट वर्कर, हाँ मेहनती आदमी, मेहनती काम करने वाला हो सकता है आंसर। बट अगर एक इससे बेहतर ऑप्शन दिया हुआ, टू मेक अटमोस्ट एफर्ट, एकदम मेहनत करना, बहुत ज्यादा मेहनत करना, तो हो गया ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 12, again from idioms phrases. The idiom is a damp squib. Options are rainy weather, a disappointing result, a skirt in a laundry, none of the above. डैम्प स्क्वीब का मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर लिटरल मीनिंग दिया देखा जाए तो डैम्प स्क्वीब का मतलब है एज ऐसे पटाखे जिस क्या हो, जो मॉइस्चर पकड़ चुके हो, जो कि मतलब आप उसे जलाना चाहते हैं, एक्सप्लोड करना चाहते हैं, लेकिन वो एक्सप्लोड होगा नहीं। माचिस मारिएगा लेकिन एक्सप्लोड नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। उसी को कहते हैं डैम्प स्क्वीब। स्क्वीब मतलब होता है क्रैकर्स, और डैम्प का मतलब होता है जिसमें थोड़ा सा वाटर लग गया हो, वेट हो गया हो, थोड़ा भीग गया हो, ठीक है। तो डैम्प स्क्वीब का मतलब क्या होगा कि जब आप चाहिएगा कि हम जा रहे हैं, हाँ पटाखा, अब क्या होगा, फायर होगा और हम खुशी मनाएंगे, लेकिन वो जब जलाएंगे तो जलता नहीं है, तो क्या होता है कि डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगता है।
तो देखते हैं इसमें ऑप्शन बी इज एक्सप्लेनिंग द एग्जैक्टली डैम्प स्क्यू का मतलब क्या हो जाएगा, अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन। Now look at question number 13. To bite the dust. Options are eat voraciously, have nothing to eat roots, or none of the above. दोस्तों देखते हैं इसका लिटरल मीनिंग क्या है। तो बाइट द डस्ट का मतलब होता है दोस्तों कि हार स्वीकार करना या फिर हार जाना, सरेंडर कर जाना। ठीक है दोस्तों, तो टू बाइट द डस्ट। अब इसका मीनिंग देखते हैं। ईट वोरेसियसली का मतलब बहुत ज़्यादा खाना। हैव नथिंग टू ईट, खाने के लिए कुछ नहीं होना, जो कि उससे भी मतलब नहीं है। ईट रूट्स मतलब इसे खाने से कोई मतलब ही नहीं है। टू बाइट द डस्ट की मीनिंग का खाने से संबंध है ही नहीं, यानी कि तीनों ऑप्शंस नहीं है। सो ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दी अबव। तो इसका मीनिंग क्या होता है, टू एंड इन फेल्योर, टू एंड इन फेल्योर माने हार से अंत होना, इसको क्या कहता है, टू बाइट द डस्ट। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 14 अगेन फ्रॉम idioms and phrases. To emerge out of thin air. तो emerge out of thin air का मतलब देखते हैं ऑप्शंस क्या है। appear suddenly, descend gradually, fall down quickly, enter from space. तो दोस्तों emerge out of thin air का मतलब होता है आप नहीं सोच रहे थे और अचानक कोई उपस्थित हो गया, कोई एपियर हो जाता है, तो उसे कहते हैं इमर्ज आउट ऑफ थीन एयर। ठीक है, तो इसमें क्या है, एपियर सडनली वुड बी दी राइट ऑप्शन। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 15 ऑन द वर्ज ऑफ। इस इडियम का मीनिंग फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस आर एट द एंड ऑफ, एट द आउटसेट ऑफ, इन द मिडस्ट ऑफ, या एट द रिस्क ऑफ। दोस्तों ऑन द वर्ज ऑफ का मतलब होता है कि एकदम कगार पर होना, एट द बैंक ऑफ, एकदम मतलब कि इन द बिगिनिंग ऑफ, एकदम शुरू होने ही वाला है। ठीक है, एकदम एक क्षण भर में शुरू हो जाएगा, मतलब तुरंत तुरंत होना, लाइकली टू हैपन ऑन द वर्ज ऑफ। तो इसमें क्या होगा, एट द एंड ऑफ तो होगा नहीं, तो अंत में होगा, बिगिनिंग होना चाहिए था। एट द आउटसेट ऑफ तो यही हो गया, आउटसेट मतलब क्या होता है, बिगिनिंग होता है, स्टार्ट होता है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 16 हैविंग जूसी और फ्लैश एंड थिक टिश्यूज। अगेन फ्रॉम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ऑप्शंस आर सक्युलेंट, ट्रांसलूसेंट, डिसॉल्वेंट या डिसिडेंट। दोस्तों ऐसा फ्रूट जो क्या हो, जूसी और फ्लैशी हो और उसके थिक टिश्यूज हो, उसे क्या कहते हैं, सकुलेंट फ्रूट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए विल बी दी राइट वन, आंसर इज सकुलेंट। ट्रांसल्यूसेंट का मतलब समझते हैं दोस्तों, जो कि एकदम ट्रांसपेरेंट नहीं होता, हल्का फल्का जिससे रोशनी आती जाती हो, क्लैरिटी कम होती हो, उसे ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं। या फ्रोस्टेड ग्लास जो होता है वो ट्रांसल्यूसेंट होता है। डिसॉल्वेंट का मतलब होता है सॉल्वेंट, सॉरी सॉल्यूट। जैसे मान लीजिए पानी में चीनी डाल दिए तो उसमें डिसॉल्व होके वो डिसएपियर हो जाता है। तो शुगर जो है, जो चीनी है, वो डिसॉल्वेंट यानी कि सॉल्यूट कहलाता है। और डिसिडेंट का मतलब होता है द पर्सन हु डज नॉट कंफर्म द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड ट्रेडिशन लेड डाउन बाय द सोसाइटी, जिसे आप मैवरिक बोलते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, मैवरिक बोलते हैं। ठीक है, कह सकते हैं इसको मैवरिक, अच्छा वर्ड है, मैवरिक हो सकता है। इसे आप आइकोनोक्लास्ट भी कह सकते हैं।
आइकोनोक्लास्ट, ठीक है, मैवरिक हो गया, आइकोनोक्लास्ट हो गया। आप इसे नॉन कन्फर्मिस्ट कभी कह सकते हैं, नॉन कन्फर्मिस्ट, ठीक है। तो और डिसॉल्वेंट को लिख ही देते हैं, क्या कह सकते हैं इसको, सॉल्यूट कह सकते हैं, जो डिसॉल्व हो जाता है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 617। स्टडी ऑफ साउंड्स इज नोन एज स्टाइलिस्टिक्स, लिंग्विस्टिक्स, फोनेटिक्स, सीमेंटिक्स। दोस्तों स्टडी ऑफ साउंड्स इज कॉल्ड फोनेटिक्स। अब देखिए दोस्तों, ये स्टडी ऑफ साउंड किसकी बात हो रही है यहाँ पे? स्टडी ऑफ साउंड जो है यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन की बात हो रही है, ठीक है दोस्तों। प्रोनाउंसिएशन कि किसी शब्द का जो उच्चारण है लिटरेचर में, वो उच्चारण से संबंधित जो स्टडी की जाती है उसे हम लोग फोनेटिक्स कहते हैं, इसे प्रोनाउंसिएशन। अगर आप स्टडी ऑफ साउंड वेव की बात करते हैं तो उसे एकॉस्टिक्स कहते हैं, उसको याद रखें। साउंड वेव की बात होगी तो वो एकॉस्टिक्स कहते हैं, जिसके कि जैसे ऑडिटोरियम बनाया जाता है जो साउंड प्रूफ करते हैं, अंदर का साउंड बाहर ना जाए, बाहर का साउंड अंदर ना आए, ऐसे कहा जाता है। जैसे कहाँ पे स्पीकर लगना चाहिए, कहाँ पे माइक लगनी चाहिए जहाँ से इको कम हो, या कहाँ पे इको कराना है, इस सब के बारे में जो स्टडी की जाती है, इट्स अ काइंड ऑफ इंजीनियरिंग, एकॉस्टिक इंजीनियरिंग कहते हैं इसको, तो उसको एकॉस्टिक्स कहते हैं। लेकिन जब किसी लिटरेचर में, किसी लैंग्वेज में, किसी शब्द, किसी वर्ड के प्रोनाउंसिएशन की बात की जाती है, प्रोनाउंसिएशन की स्टडी की जाती है, उसे हम फोनेटिक्स कहते हैं। स्टाइलिस्टिक्स उसे कहते हैं दोस्तों जो किसी लैंग्वेज को जितने अच्छे से ऑर्नामेंटल तरीके से आप यूज करते हैं उसे हम स्टाइलिस्टिक्स कहते हैं। और स्टडी ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक्स। और सीमेंटिक्स दोस्तों, सीमेंटिक्स होता है स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस। ये सब देख लीजिए, इसमें लिख दें, स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स या फ्रेजेस, ठीक है दोस्तों। फोनेटिक्स आप समझ गए। लिंग्विस्टिक क्या होता है? स्टडी ऑफ लैंग्वेज, ठीक है दोस्तों। और स्टाइलिस्टिक्स क्या होता है? जो किसी भी लैंग्वेज को पूरा ऑर्नामेंटल तरीके से बात करने की जो स्टडी की जाती है, जिसमें आप सिमिलीज वगैरह वर्ड यूज करते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग? स्टाइलिस्टिक्स कहते हैं। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 18. रिकेटी. ऑप्शंस आर फार्सिकल, स्टॉन्च, फर्म या शैकी। ये दोस्तों सिनोनिम से क्वेश्चन है, यानी कि सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स हमें ढूंढने हैं। तो रिकेटी दोस्तों याद रखिएगा, रिकेट से होता है, रिकेट की तरह होता है। तो क्या होता है? रिकेट से क्या हो जाते हैं लोग, जो बच्चे होते हैं उसके पैर या हड्डियां कमजोर हो जाती है। तो रिकेटी भी वही होता है जो मतलब कि कमजोर हो, जो फीबल हो, वीक हो, उसे क्या कहते हैं? रिकेटी कहते हैं, जिसको रिकेट्स की तरह होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड क्या है? तो रिकेटी का मतलब हो गया कि कमजोर हो, जो लाइकली टू ब्रेक हो, जो आसानी से टूट जाता है, उसे रिकेटी कहते हैं। तो आगे देखते हैं। तो वर्ड है फार्सिकल। तो फार्सिकल का मतलब क्या होता है दोस्तों? कॉमेडी या कॉमेडिक लिखे तो ज्यादा अच्छा है, कॉमेडिक, ठीक है, जो हंसाने के लिए। फनी लिख सकते थे, फनी। स्टॉन्च, स्टॉन्च का मतलब होता है दोस्तों, मतलब डिवोटेड कह सकते हैं, लॉयल कह सकते हैं आप, कमिटेड लिख सकते हैं आप, स्ट्रॉन्ग लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो फर्म भी वही हो गया दोस्तों। फर्म मतलब हो क्या? क्या? डिवोटेड, कमिटेड, लॉयल। शेकी, शेकी का मतलब जो स्टम्बल करता हो, जो अस्थिर नहीं रहता हो, कमजोर होता हो,
तो ये क्या हो जाएगा, शेकी मतलब वीक, तो ये उसका ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन डी विल बी दी राइट वन, शेकी। शेकी याद रखेगा, शेक करने से मतलब हिलता डुलता हो, कमजोर होता है तभी हिलता डुलता है, रिकेट्स हो। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 19, ऑप्यूलेंट। इसके भी सिमिलर मीनिंग वर्ड ढूंढने हैं। ऑप्यूलेंट के वर्ड्स क्या है, ब्यूटीफुल, लार्ज, रैम्बलिंग या लग्जरियस। लग्जरियस का मतलब आरामदेह, रैम्बलिंग का मतलब होता है कि दोस्तों एक जगह से, लग्जरियस तो आप समझते हैं कंफर्टेबल हो गया, रैम्बलिंग का मतलब होता है मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर विदाउट गोल, बिना मतलब का इधर से उधर घूमना, रम्बलिंग कहते हैं दोस्तों। लार्ज का मतलब समझते हैं बड़ा, बिग, मैसिव कह सकते हैं। ब्यूटीफुल का मतलब समझते हैं खूबसूरत। तो ऑपुलेंट का मतलब क्या होता है, इसका भी मीनिंग नहीं जानिएगा तो आप सिनोनिम्स नहीं निकाल सकते दोस्तों, दो यू नो दी मीनिंग्स ऑफ द ऑप्शंस गिवन, बट इफ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ the question itself, it's very difficult, but sometimes it becomes easy when the options are very obvious, जिसमें 3 पॉजिटिव एक निगेटिव या 3 निगेटिव एक पॉजिटिव हो, तो उसमें भी हम निकाल सकते हैं, कभी कभार हो जाता है सही, मतलब 80-90% चांसेस होते हैं कि वैसे हो तो ठीक, बट यू शुड नो द मीनिंग ऑफ मैक्सिमम वर्ड्स। सो ऑपुलेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, ऑपुलेंट का मतलब होता है वेरी कंफर्टेबल, वेरी कंफर्टेबल, वेरी कंफर्टेबल, एक्सपेंसिव भी कह सकते हैं आप, ऑपुलेंस, ऑपुलेंट, एक्सपेंसिव, बहुत खर्चीला हो, एक्सपेंसिव हो, महंगा हो और कंफर्टेबल हो, तो एक मीनिंग हमें लग्जूरियस से मिल जाता है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी वुड बी दी राइट वन। सो ऑपुलेंट का सिनोनिम्स हो गया लग्जूरियस। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 20, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। द वर्ड इज जैनिटर। Options are custodian, resentful, jubilant, exultant. दोस्तों चलिए हम लोग देखते हैं जेनिटर का मतलब क्या होता है, पहले यहीं से शुरू करते हैं। दोस्तों जेनिटर का मतलब होता है केयर टेकर कह सकते हैं, किसी बिल्डिंग का केयर टेकर होता है, वो क्या करता है, घर रखवाली भी करता है, आप कीपर भी कह सकते हैं, गेट कीपर कह सकते हैं सर, गेट कीपर भी कह सकते हैं, ठीक है, ऐसा जो उसकी रखवाली भी करता है, थोड़ी सी मरम्मत की जरूरत होती है तो उसको भी कर लेता है, इसको तो जेनिटर कहते हैं। आप उसको गार्डियन भी कह सकते हैं। तो मिलता जुलता वर्ड है कस्टोडियन, जो कि उसकी कस्टडी में होता है, उसके अधिकार क्षेत्र में होता है, ही टेक्स केयर ऑफ दिस। रिजेंटफुल का मतलब क्या हुआ, जो क्या हो, एंग्री कह सकते हैं, एंग्री हो, गुस्सा होता है, रिजेंटफुल। जुबिलेंट का मतलब क्या होता है, हैप्पी हो गया, ठीक है दोस्तों। और एक्सल्टेंट का मतलब भी होता है हैप्पी एंड एक्साइटेड, हैप्पी एक्साइटेड, ठीक है दोस्तों। तो मीनिंग क्या आएगा इसका, कस्टोडियन, ठीक है। तो जेनिटर का सिनोनिम्स हो गया कस्टोडियन, ऑप्शन ए इज द राइट वन। दोस्तों इस तरह आज का हमारा सेशन यही समाप्त होता है। वी हैड 20 क्वेश्चंस टुडे एज यूजुअल, एंड मिक्स ऑफ synonyms, phrasal verbs, idioms, sentence improvement, common error. Let us see, we will change the mix in the next coming sessions. अभी जो छूट गया है, क्या क्या छूट गया दोस्तों, फिलर्स नहीं दे पाए आज हम, और क्या नहीं दे पाए दोस्तों, हम एंटोनिम्स नहीं दे पाए, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं दे पाए, तो विल हैव अ डिफरेंट मिक्स इन द नेक्स्ट सेशन। कीप वॉचिंग इट, and if you feel it's very good, if you love the session, do share with your friends
and please subscribe it if you have not subscribed it yet. Thank you very much for watching our video. Thanks a lot and keep watching.